रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 को समाप्त करवाना और यह आदेश पारित करवा देना कि अब आपको ऐसे किसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डोमिसाइल पत्र भी रखे हैं, निवास प्रमाण पत्र भी रखे हैं, कहाँ रहते हैं, तो भी काम चल सकता है। ये क्रांतिकारी मूव है, कदम है गांधी के द्वारा, और एक तरीके से ये पराजय है उस अथॉरिटेटिव राज के बारे में जो आज के पहले भी भारतीयों के लिए या अन्य एशियाई देशों के लोगों के लिए भेदभाव की भावना रखता था। गांधी की लोकप्रियता बढ़ निकली भाई, इतने लोग गांधी के समर्थक हो गए। आप सोचो, एक छोटा सा सक्सेस जो आज तक नहीं मिला था, गांधी के प्रयासों से मिला, उनके सत्याग्रह से मिला, तो समर्थन तो बढ़ना ही था। एक और बड़ा वाकयात हुआ जिसे आप बोलते हैं ट्रांस माइग्रेशन एक्ट, ट्रांसफर इमाइग्रेशन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रांसफर वहां पे एक जगह का नाम है जहां पे नहीं अलाउड था, केवल जहां पे अलाउड नहीं था किसी भारतीय को जाना, तो आप उधर माइग्रेट नहीं कर सकते थे, उधर जाके निवास नहीं कर सकते थे। ऐसे मान लीजिए कि बहुत बड़े लोगों की एक जगह है जहां पर भारतीयों या किसी ब्लैक पीपल या अन्य एशियाई देशों के लोगों को जाना प्रतिबंधित है। इसके खिलाफ भी गांधी ने मुहिम छेड़ी और अंततः इसके खिलाफ भी आदेश देना पड़ा अंग्रेजों को गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बाद। एक के बाद एक सफलता मिल रही है। इतना ही नहीं कि गांधी केवल पॉलिटिकल बातों में ही सक्रिय थे, गांधी पॉलिटिकल के साथ साथ लिटरेरी वर्क में भी समय पाते थे, तो कुछ साहित्य भी लिखा करते थे और साहित्य लिख करके वो लोगों को प्रेरित करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि सच्चाई क्या है, आप भी जानिए। 1909 में लिखी गई एक किताब जिसे आप हिंद स्वराज कहते हैं, गांधी जी की एक बहुत अच्छी रचना है, गुजराती भाषा में ये लिखी गई। और हिंद स्वराज को भारत में गुजराती भाषा में अंग्रेजों ने छपने तक नहीं दिया। छपने की अनुमति तो दी, लेकिन कहा अंग्रेजी में छापेंगे इसे, क्योंकि अगर गुजराती में छाप देते तो भारत के लोग पढ़ लेते, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो भी पढ़ सकते थे। तो सोच के देखिए कि उनकी लिटरेरी वर्क में भी कितना ज्यादा एफर्ट था कि अंग्रेज इस बात से भी डरते थे कि लोकल लैंग्वेज में गांधी की किताब भी नहीं छपनी चाहिए, अन्यथा भारतीय लोग जागरूक हो जाएंगे। तो हिंद स्वराज के साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने आगे चलकर 1910 में अपने भारतीय लोग, अब देखो दिन ब दिन लोगों का हुजूम बढ़ रहा है, लोगों के क्रांतिकारी लोग बढ़ रहे हैं, गांधी जी के समर्थक बढ़ रहे हैं, तो अब एक रहने की व्यवस्था तो चाहिए, एक आश्रम तो चाहिए। तो गांधी जी ने 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की, जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी, एक संस्था की स्थापना करी, जहां पर उनके साथ उन्हीं के विचार रखने वाले क्रांतिकारी लोग रहते थे, आपस में विचार करते थे, आगे आंदोलन कैसे करना है इस पर चर्चा होती थी। गांधी जी की जो किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, वो भी एक बहुत बढ़िया किताब है लिटरेरी वर्क में देखा जाए गांधी जी के। टॉलस्टॉय फॉर्म ने अफ्रीका में अंग्रेजों की समस्या और बढ़ा दी, और कभी कभी आप सुने हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, या मैं दूसरी कहावत से इसे जोड़ूं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन अर्थ अभी बराबर ही निकलेगा, कि गरीबी में आटा गीला हो जाना। क्रांति तेजी से चल रही थी, एक कमी रह जा रही थी गांधी के सत्याग्रह में, और वो गांधी के सत्याग्रह में कमी थी महिलाओं का पार्टिसिपेशन ना होना। अभी तक सत्याग्रह में महिलाएं नहीं आ रही, बची कुची कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी, खुद ही बुला लिया समस्या को
और एक एक्ट उन्होंने शुरू किया जिसे आप मैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सुप्रीम वहां के कोर्ट ने, अंग्रेजों की कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हर वो शादियां जो क्रिश्चियन तौर तरीके से नहीं हुई हैं वो इनवैलिड मानी जाएंगी। हर वो शादियां जो क्रिश्चियन तौर तरीके से नहीं हुई हैं, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नहीं हुई हैं, वो मान्य नहीं है। यदि आप भारतीय परंपरा पे कोई शादी किए हैं तो आज से आपकी शादी वैलिड नहीं है। आप 10 साल साथ में रहे वो अलग बात है, लेकिन आज से आप शादी आपकी वैलिड नहीं है। तो ये एक अवसर मिल गया, गांधी की क्रांति में महिलाओं के भी पार्टिसिपेशन की शुरुआत हो गई और यह आंदोलन अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। जरा सा अगर कुछ बात को आप समझ पा रहे हो तो धीरे धीरे आंदोलन मास मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। कम लोग का पार्टिसिपेशन था, फिर ज्यादा लोग का पार्टिसिपेशन हुआ, अब उसके एक और वर्ग का पार्टिसिपेशन हो गया, महिलाओं का भी। अंग्रेजों की समस्या बढ़नी तो तय थी और ऊपर से एक नई घटना हुई 1912 में। गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ वही गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पहुंच गए अफ्रीका। अपने साथ 2 क्रिश्चियन व्यक्तियों को भी लेके गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम C.F. एंड्रूज है, जिन्हें आप दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। देश बंधु से कंफ्यूज मत होइएगा, वो C.R. दास है। तो C.F. एंड्रूज जो गए थे उन्हें दीन बंधु कहा जाता है, गांधी के अच्छे मित्र रहे हो। और एक तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले की बातें C.F. एंड्रूज ही जो है वो गांधी से कम्युनिकेट करवाते थे और गांधी की बात जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले तक पहुंचाते थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से मिले और गांधी को एक सलाह दे डाली। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर तुम अपने सभी आंदोलनों को सफल करना चाहते हो तो कोशिश करो कि ऐसे मुद्दों को उठाओ जिसमें मास पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो आपका आंदोलन सफल होगा। गांधी ने इस सलाह को बड़ी सीरियस तरीके पे लिया और उसी दौरान एक नई समस्या वहां पे जन्म ले लेती है जिसे आप पोल टैक्स कहते हैं। पोल टैक्स ऐसा टैक्स है, जैसे मानिए कि बहुत सारे एशियाई या अन्य देशों के लोग वो अफ्रीका गए हुए थे और वहां पर काम कर रहे थे, तो कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे 2 साल, 5 साल और 10 साल। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन भी कामगारों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है उनके पास 3 विकल्प हैं। नंबर 1, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा लें, पैसा दे करके रिन्यू करवा लें, या तो अपने घर वापस चले जाएं, और अगर दोनों नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें पोल टैक्स जमा करना पड़ेगा। पोल टैक्स की राशि इतनी ज्यादा होती थी कि लोगों को परेशानी होने लगी। आप सोच सकते हैं कि उनको इतनी कम सैलरी मिलती थी कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए वो दोबारा भारत ही वापस नहीं आ सकते थे। अब इस तरह से तो बहुत से लोग परेशान थे और गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले की बात भी याद थी। गांधी ने पोल टैक्स को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन यहां पे हुआ। अब गांधी आ चुके हैं, इसका मतलब है समाप्त होगा। पोल टैक्स समाप्त किया गया। 13 टैक्स लगभग एक साथ समाप्त किए गए गांधी के पार्टिसिपेशन पे, और यहां तक कि गांधी के प्रयासों से ही अफ्रीका में हो रहे अंग्रेजों द्वारा अत्याचार की आलोचना यहां पे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भी की गई और ब्रिटेन की सरकार द्वारा भी कहा गया कि गलत किया जा रहा है। अपनी ही सरकार के रूल की आलोचना कर रहे हैं लोग। आसान नहीं था ये। गांधी ने लगभग अफ्रीका को उनकी समस्याओं से तो मुक्ति दिला दी थी,
हम मतलब इंडिया के लोग गांधी के बारे में सुनते तो थे कि कोई गांधी हैं जो अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तभी सीएफ एंड्रूज गांधी से कहते हैं कि आपने यहां के लिए बहुत कुछ कर दिया है, नाउ इट इज टाइम कि अब आपको भारत जाना चाहिए और भारत जाकर के वहां के लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां के लोगों के लिए काम करना चाहिए। फिर वो दिन भी आ जाता है 9 जनवरी 1915, गांधी का भारत आगमन। 9 जनवरी को गांधी जब भारत आते हैं, आज भी हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी के आगमन पे जितना बड़ा हुजूम लोगों का इकट्ठा हुआ, उनके स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी इकट्ठा नहीं हुए थे भारत में किसी एक व्यक्ति के लिए। लेकिन गांधी का भारत में आते ही क्रांतिकारी बन जाना, गांधी का भारत में आते ही आंदोलन शुरू कर देना, यह उचित नहीं था। इसीलिए उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि गांधी, जब तक भारत को समझ नहीं लेना तब तक अपने कान और आंख खोले रखना और मुंह बंद रखना। मतलब सुनना, समझना, देखना, लेकिन अभी कुछ बोलना मत, क्योंकि अफ्रीका और भारत 2 अलग देश हैं। गांधी ने उनकी बात मानी। गांधी का सर्वप्रथम आमंत्रण आया 1916 में। 6 फरवरी 1916 की बात है, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सेशन हो रहा था। वहां पे अभिभाषण के लिए गांधी को आमंत्रित किया गया। गांधी बीएचयू के इस अभिभाषण में गए और ये पहला मौका गांधी को मिला था लोगों के सामने बोलने का। यह समय था कि गांधी इस बात को सिद्ध करते कि एक लीडर भारत आ चुका है। प्रबुद्ध लोगों की सभा थी और गांधी को अवसर भी मिल गया था। और गांधी ने अपने बीएचयू के इस अभिभाषण में कांग्रेस को बड़ी बुरी तरह से लताड़ा। कहा कि कांग्रेस में केवल मध्यम वर्ग का जो पार्टिसिपेशन है, इस तरीके से कभी आजादी नहीं मिल सकती है। आलोचना करते हुए यह बात कही उन्होंने। और एक बात और कही कि हमें अगर आजादी प्राप्त करनी है और बड़े कार्य करने हैं, तो निश्चित तौर पर हमें हर वर्ग का शासन, हर वर्ग का समर्थन चाहिए, हर वर्ग का व्यक्ति चाहिए। तो ऐसा क्या कांग्रेस कर रही है इतने दिनों से कि मजदूर वर्गों का पार्टिसिपेशन यहां पे नहीं है। गांधी ने कांग्रेस की आलोचना में जब यह बात कही, तो एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। पहली बार किसी ने ऐसा कहा कि निचले वर्ग को भी ले आए साथ में, तब काम बनेगा। आज तक तो कांग्रेस ऐसी चर्चा ही नहीं कर रही है। तो राजकुमार शुक्ला बहुत प्रभावित हुए गांधी से, उनकी पूरी बात को सुना। और राजकुमार शुक्ला ने ही आह्वान किया था उन्हें, जब भाई उनकी आइडियोलॉजी वो समझ गए थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी, आप क्यों नहीं बिहार चंपारण चले आते हैं एक बार। वहां पर किसानों का एक मुद्दा है। अंग्रेज वहां जबरदस्ती 3 कठिया प्रथा लागू किए हैं और उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। अगर आप इस मुद्दे पर भी संज्ञान ले लें तो बेहतर होगा। गांधी कोई ना कोई मुद्दा खोज ही रहे थे जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, मास पार्टिसिपेशन हो, और ये मुद्दा पहली उनके सामने पे आया। उन्होंने कहा, भाई चलते हैं। और गांधी चल निकले अपनी पहली यात्रा पर, आंदोलन वाले पहले मूवमेंट पर, और वो बिहार के चंपारण में पहुंचे, जहां पर
किसानों से अंग्रेजों द्वारा कुछ भाग पर 3/20 भाग पर जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाती थी और उसे औने पौने दाम पर खरीदा जाता था। किसान चाहते थे कि हम अपनी मनमर्जी की फसल लगाना चाहते हैं, ये हमसे जबरदस्ती इंडिगो उगवाते हैं। गांधी ने इंटरवीन किया, अंततः जो है सरकार को घुटनों पे आना पड़ा और चंपारण में किसानों की जीत हुई। इस जीत ने गांधी जी के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ा दिया। दूसरी एक घटना हुई अहमदाबाद मिल वर्कर और ओनर्स के बीच में कुछ पैसे को बढ़ाने को लेकर के विवाद था और गांधी फिर वहां भी जाते हैं। यह कहानी 14 फरवरी 1918 की है और गांधी जी के इंटरवेंशन के बाद अहमदाबाद मिल ओनर्स को भी जस्टिस मिलती है। गुजरात में ही एक जगह खेड़ा भी थी, जो गांधी जी का तीसरा ट्रायल मैच है, तीसरा आंदोलन है। गांधी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को साथ में ला सकते हैं। खेड़ा आंदोलन 18 मार्च 1918। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान जो है कर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उनसे कर लेना चाहते हैं। गांधी का इंटरवेंशन होता है और गांधी के शामिल होते ही अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि अभी पूरा माफ करना पड़ेगा, तो चुपके से एक नोटिस अंग्रेज इशू कर देते हैं कि जो दे सके उनसे ले लो कर और जो ना दे सके उनके लिए माफ कर दो। तो गांधी के इंटरवेंशन ने खेड़ा को भी सफल आंदोलन बना दिया। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अहमदाबाद मिल के केस में गांधी अनशन पर भी बैठ गए थे और गांधी का यह पहला फास्ट अनटू डेथ भी था, आमरण अनशन भी था। पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में। तो इसका मतलब कि जब हम कभी गांधी की इन 3 आंदोलन की बात करते हैं, चंपारण की बात करते हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं और खेड़ा की बात करते हैं, तो गांधी एक बात से आश्वस्त हो गए थे कि हमारा प्रक्रिया यहां भी सफल है, जरूरी नहीं कि अफ्रीका वाली पद्धति यहां ना चले। और इसी दौरान 1918 के ही दौरान प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने पे था। भारत के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेजों ने जो हमसे वादा किया है कि हम तुम्हें स्वराज देंगे, तुम्हारा कानून बना देंगे, तुम्हारे देश का संविधान बनाएंगे, वो पूरा करते हैं कि नहीं। तो भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस बात के इंतजार में हैं कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों ने दिया क्या? रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून भेज दिया जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जो अंग्रेजों का विरोध करता हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 वर्ष तक उसकी कोई ट्रायल नहीं की जाएगी, कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इंतजार किसी और बात का था और अंग्रेजों ने कुछ और ही उपहार स्वरूप दिया। भारत के लोग नाराज हो गए। गांधी की भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई। गांधी ने इस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। ब्लैक एक्ट कहा इसको। और रॉलेट एक्ट के ही अंतर्गत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति जिनका नाम है सत्यपाल मलिक। इन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहानी है 10 अप्रैल 1919 की। 2 व्यक्तियों को इस कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया और चूंकि 2 वर्ष तक कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती थी, तो वहां के आसपास के लोग इस बात का विरोध करने के लिए 13 फरवरी 1919 को पंजाब के ही आसपास रीजन में एक मैदान है जिसका नाम था जल्लीकट्टू का बाग, जिसे आज हम लोग
जलियांवाला बाग कहते हैं, वहां पर इकट्ठा हो गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी गई, फायरिंग करवा दी गई और वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी को बहुत विचलित कर दिया। बहुत विरोध हुआ, अंग्रेजों ने जांच कमेटी भी बनाई, हंटर कमीशन, लेकिन वो मगरमच्छ के घड़ियाल के आंसू जैसी बनी, दिखावा किया केवल। गांधी बहुत परेशान है। गांधी का मन अंदर से अब एक बड़ा आंदोलन करने को कर रहा है कि अंग्रेजों को बताया जाए कि वो गलत है। और तभी गांधी को एक अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए गांधी क्या चाहते हैं कि ऐसा आंदोलन करो जिसमें ज्यादा लोग शामिल हों। इसी दौरान टर्की के खलीफा वाले मुद्दे को लेकर के अली ब्रदर्स के द्वारा एक आंदोलन शुरू करने की बात की जा रही थी, जिसे आप खिलाफत आंदोलन कहते हैं। गांधी को अवसर प्रतीत हुआ। गांधी ने अली ब्रदर्स को प्रत्यक्ष समर्थन देते हुए कहा कि आप खिलाफत आंदोलन शुरू करिए और इसे असहयोग आंदोलन की तरह रखिए। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ शामिल करिए। 1919 में चालू हुए खिलाफत आंदोलन को 1920 में गांधी द्वारा प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन में मर्ज कर दिया गया। बहुत सारे लीडर भारत के ऐसे भी रहे जो गांधी जी की बड़ी आलोचना इस बात पे किए कि धार्मिक मुद्दों को वो राजनीति में ला रहे हैं। लेकिन गांधी का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ एक मास मूवमेंट करना है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और गांधी को लगा कि खिलाफत आंदोलन के साथ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व आ जाएगा और असहयोग आंदोलन के साथ भारतीयों का चला जाएगा। और यह सफल भी रहा। गांधी द्वारा चलाया गया 1920 का असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा मास मूवमेंट रहा। 1921 में गांधी ने यह कह दिया कि अगर भारत के लोग ऐसे ही बहिष्कार करते रहे, असहयोग करते रहे, असहयोग करने का मतलब वकीलों से कह दिया गया कि आप वकालत करने मत जाइए, अध्यापकों से कह दिया गया कि आप उनके कॉलेजों में मत पढ़ाइए, विद्यार्थियों से कहा गया आप उनके कॉलेज में ही मत जाइए। जो जिस स्तर पर बहिष्कार कर सकता था उस स्तर पर बहिष्कार की बात गांधी ने कही और यह कहा कि अगर लगातार 1 वर्षों तक तुम ऐसे ही करते रहे तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज मिल जाएगा। 1 वर्ष के अंदर स्वराज देने का नारा गांधी ने असहयोग आंदोलन में दिया। लेकिन कुछ समस्याएं भी साथ में रहती हैं और 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जाती है जला करके, और गांधी इस बात से क्षुब्ध हो जाते हैं। गांधी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि अगर हमारे आंदोलन में हिंसा होती है तो हम उससे बैकआउट कर जाएंगे। और गांधी ने वही किया। गांधी ने चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हो गए कि अभी अभी थोड़ी दिन पहले तो कहा 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिला देंगे और थोड़ी सी हिंसा क्या हुई, आपने आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी की बड़ी आलोचना हुई इस बात पे, यहां तक कि ब्रिटेन की सरकार ने अहमदाबाद से पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हें 6 वर्ष की जेल, आगा खान पैलेस, पूना भेज दिया गया। गांधी ने चौरी चौरा कांड की वजह से इसे वापस ले लिया। इसके पीछे गांधी के अपने सिद्धांत हैं, लेकिन विरोध करने में जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्ति विरोध करते हैं और यहां तक कि कांग्रेस से अलग होकर के एक पार्टी बनाते हैं जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। हम लोग वहां डीप में नहीं जाएंगे, आज पूरी चर्चा गांधी की होगी।
गांधी को 6 वर्षों की जेल हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गांधी को 2 ही वर्ष में वहां से रिहा कर दिया गया। मतलब 1924 में गांधी फिर से वापस आ गए। यहां बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि गांधी जब वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और अपने जीवन काल में केवल एक ऐसा अधिवेशन रहा जहां पर गांधी अध्यक्ष बने, और वो रहा बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी अध्यक्ष बने, एकमात्र अधिवेशन, याद रखिए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते ही गांधी तुरंत कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ चले गए, रचनात्मक कार्यों की तरफ चले गए। गांधी का बहुत अच्छा पैटर्न था ये रचनात्मक कार्य। गांधी के आंदोलन करने की नीति स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति थी। क्योंकि गांधी से बेहतर मुझे नहीं लगता कि इतिहास में उस समय किसी व्यक्ति को यह बेहतर पता था कि आंदोलन कितने दिन तक चलाना है, कब रोकना है और फिर से कब चलाना है। और जिस समय आंदोलन चलेगा कौन क्या करेगा, और जिस समय आंदोलन बंद होगा कौन क्या करेगा, ये गांधी बड़ा अच्छे से समझते थे। और गांधी ने यह निर्देश भी दे रखा था कि जिस समय आंदोलन न चल रहा हो उस समय हर एक व्यक्ति रचनात्मक कार्यों की तरफ चला जाएगा। रचनात्मक कार्य मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर काम करना, किसानों को समृद्ध बनाने की तरफ काम करना, महिलाओं की भागीदारी पर काम करना, खादी और चरखे पे काम करना, गांव को मजबूत बनाने पर कार्य करना, विलेज का रिकंस्ट्रक्शन करना। तो खादी चरखा हो जाए, हरिजन वेलफेयर हो जाए। हरिजन शब्द गांधी ने ही दिया, हरि मतलब प्रभु, जन मतलब बच्चे, ईश्वर के की संतान, हरिजन। हरिजन वेलफेयर पर गांधी ने बहुत काम किया। कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ गांधी चले गए और लगातार देखा जाए तो 24 से लेकर 28 तक वो कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करते रहे, हर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, अलग अलग जगह पर जाकर के। और एक जरूरी अधिवेशन हुआ 1929 में। एक्चुअली गांधी जब 1928 में रचनात्मक कार्य के बाद वापस आए तो उन्हें ऐसा लगा कि जनता फिर से किसी आंदोलन के लिए तैयार है, और गांधी को एक और आंदोलन करना था अंग्रेजों को दबाव में लाने के लिए। तो गांधी ने कांग्रेस के सामने यह बात रखी थी कि हमें एक पुनः आंदोलन करना है। कहा जाता है कि कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक हो गई कि प्रभु, एक आंदोलन आपने किया था 1920 में, किया तो बढ़िया था, लेकिन उसका रिपरकेशन आज तक है, लोग टूटे हैं, आपसे नाराज हैं, तो श्रीमान हम आपको अनुमति नहीं दे सकते कि आप जो है दूसरा कोई आंदोलन करिए। गांधी नाराज हो जाते हैं। गांधी को पता है कि उनका समर्थन कितना है। गांधी यहां तक नाराज हो जाते हैं कि ये लाइन कह देते हैं कि अगर आप आंदोलन की अनुमति नहीं देते हैं हम तो आंदोलन करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक मुट्ठी बालू मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दूंगा। ये स्टेटमेंट भाई साहब कांग्रेस को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर देती है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें आपने पहली बार पूर्ण स्वराज मांगा था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, उसी 1929 के अधिवेशन में गांधी जी को अनुमति दी जाती है कि साहब आप जब ठीक समझिए अपना वाला आंदोलन चला लीजिएगा। जब गांधी को यह अनुमति मिल गई 1929 में कि आपका जब मर्जी करे आप आंदोलन चला सकते हैं, तो 15 फरवरी 1930 को गांधी जी ने एक पत्र वायसराय को लिख दिया। और उसमें गांधी ने कुछ मांगे की कि या तो आप हमारी इन मांगों को स्वीकार कर लीजिए
और या तो हम आपके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। गांधी के इस पत्र को हल्के में लिया अंग्रेजों ने और पूरे 1 महीने लगभग बीत जा रहे हैं। 15 फरवरी को पत्र लिखा है और 12 मार्च आ चुका है और कोई रिप्लाई नहीं आया। गांधी ने कहा समय है कि आंदोलन चलना चाहिए। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से एक यात्रा निकली 78 लोगों के साथ, जो आगे चल करके बहुत सारे लोग हो गए उसमें, और गुजरात के दांडी तक गई, जिसे आप दांडी यात्रा कहते हैं। और आगे चल करके 6 अप्रैल 1930 को वहीं पर मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून का उल्लंघन करके एक आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिस आंदोलन को आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। गांधी की रणनीति को आप समझ पा रहे होंगे कि कभी ये मुस्लिमों का समर्थन लेकर के मर्ज करके इस असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, और कभी ये दांडी यात्रा कर करके नमक का सहारा लेकर के आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। नमक एक बहुत आवश्यक तत्व है मनुष्यों के लिए। गरीबों को नमक का पैसा देना पड़ता था, वो नमक जो उन्हीं के देश में बनता था, तो गरीब तो परेशान थे ही, उनके पास पैसा नहीं था। अमीरों का भी तो सेंटीमेंट था। अमीर इस बात से नाराज थे कि इतनी छोटी चीज के लिए तुम पैसा लेते हो, कर लगाते हो हमारे ऊपर। तो नमक एक ऐसा मुद्दा था जो जिससे मास पार्टिसिपेशन हो सकता था, बहुत सारे लोग जुड़ सकते थे, और गांधी ने यह आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी के आंदोलन और विरोध के कारण अंग्रेजों को समस्या होने लगी और अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने पक्ष में करने की एक रणनीति चलाई, और वो रणनीति का नाम है गोलमेज सम्मेलन। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी व्यस्त हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में, इसलिए कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएगी। अंग्रेजों द्वारा बड़ा विरोध होगा वहां। अंग्रेजों का विरोध अंग्रेजों की मीडिया के द्वारा होगा कि आप जिस देश के लोगों से बात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनकी बात मानने को तैयार हैं या उनसे उनके संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, उस देश का मुखिया तो आपके कॉन्फ्रेंस में आया ही नहीं है, मतलब कांग्रेस तो आई ही नहीं। अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ता है और अंग्रेज अपने वायसराय लॉर्ड इरविन से कहते हैं कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को शामिल किया जाए। लॉर्ड इरविन गांधी को मनाने के लिए जाते हैं और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन, मतलब कि कांग्रेस और ब्रिटेन की सरकार के बीच में एक समझौता होता है। कांग्रेस और ब्रिटेन की सरकार के बीच में एक समझौता होता है जिसे आप गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी की काफी बातें मानी जाती हैं। कुछ लोग यहां पर गांधी की आलोचना भी करते हैं कि वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोका जा सकता था। जो मुद्दा था वाला है उस पर क्या ही चर्चा करना अभी। लेकिन मांगों में गांधी ने रखा था, लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं हुई थी। गांधी ने आंदोलन स्थगित किया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, और गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड चले गए। लेकिन अंग्रेजों की कार्यवाही और वहां पर लोगों में आपसी सहमति न होने के कारण गांधी संतुष्ट नहीं हुए और गांधी वहां से वापस लौट लिए। कहा जाता है कि गांधी जिस समय पैलेस की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो विंस्टन चर्चिल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था गांधी को अर्ध नग्न फकीर, आधा नंगा फकीर। गांधी जब वहां से वापस आते हैं तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर देते हैं। गांधी पहुंचते ही हैं भारत कि गांधी को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी को भेज दिया जाता है यरवदा जेल, पुणे, या आगा खान पैलेस बोल सकते हैं उसे। इतनी बार गांधी उसी पैलेस में, उसी पुणे जेल में गए कि यहां तक कि गांधी ने कहा कि वो मंदिर है हमारा,
सारी व्यवस्था कर ही लिए रहे होंगे। तो आगा खान पैलेस को ही गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी है, जेल को मंदिर की संज्ञा गांधी ने दी है। गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं और उसी समय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समाप्त होते होते एक बड़ा अवार्ड आ जाता है। मैकडोनाल्ड उस समय के प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के, उस अवार्ड का नाम है कम्युनल अवार्ड या रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड में एक तरीके से कम्युनल आधार पे, जैसे एक समय 1909 का पार्लियामेंट सुधार आया था जिसमें मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व अलग से दिया गया था, वैसे ही SC ST को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। गांधी इस समय यरवदा जेल में है। गांधी वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। बड़ा दबाव पड़ता है अंबेडकर जी के ऊपर, चूंकि अंबेडकर जी इसके पक्ष में थे कम्युनल अवार्ड के। अंबेडकर जी पे दबाव पड़ता है और अंबेडकर मतलब दो ऐसे व्यक्तित्व जिनकी विचारधारा बड़ी डिफरेंट है। मनभेद है इन लोग में, मतभेद नहीं है। मतभेद होता तो पूना पैक्ट क्यों होता? वो अलग, उनका विचार है कि कम्युनल अवार्ड जो है वो SC ST के ग्रोथ की बात करेगा, और गांधी ये समझ पा रहे हैं कि अंग्रेज हमें फिर से तोड़ना चाह रहे हैं। गांधी ने कहा अगर आपको उस वर्ग की उन्नति ही चाहिए तो रिजर्वेशन बढ़ा लीजिए, रिजर्वेशन पे बात कर लीजिए। अंततः दोनों में समझौता होता है और इसी समझौते को 1932 का पूना पैक्ट कहते हैं, अंबेडकर और गांधी के बीच। हालांकि गांधी चूंकि यरवदा जेल में थे तो गांधी की जगह पर सिग्नेचर मदन मोहन मालवीय ने किया है पूना पैक्ट 1932 में। और आगे चल करके यह पैक्ट आपको 1933 में आए हुए व्हाइट पेपर में दिखता भी है। जब एक कांग्रेस की सरकार के द्वारा, वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जब एक व्हाइट पेपर दे दिया जाता है कि भारत का संविधान बनाया जाएगा, तो गांधी का उद्देश्य भी लगभग पूरा हो जाता है। और चूंकि समय भी काफी हो चुका है, अब आंदोलन को रोका जाना चाहिए, तो गांधी 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देते हैं। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत आता है। इसी दौरान 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो अंग्रेजों ने बिना पूछे ही भारतीयों को अपने साथ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। और अंग्रेजों ने जब यह घोषणा की तो भारत के लोग बड़े नाराज हुए इस बात पे। यहां तक कि जो जहां से इलेक्शन जीता था उसने वो इलेक्शन से इस्तीफा दे दिया, पद से इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 की बात है। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने अवसर मानते हुए मुक्ति दिवस के रूप में भी तो मनाया था। गांधी भी इस बात से नाराज है, लेकिन गांधी का एक कहना है, एक बात है उनको। गांधी का कहना है कि हम सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र वर्सेस फांसीवाद की है। एक तरफ जो ग्रुप है वो फांसीवाद को वैल्यू देता है और एक तरफ ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। तो हम सैद्धांतिक रूप से समर्थन तो देना चाहते हैं, लेकिन नैतिक समर्थन हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अंग्रेजों को भी तो भारत के बारे में सोचना चाहिए। तो गांधी इस समय कोई मास मूवमेंट नहीं लॉन्च करना चाहते हैं, और इसीलिए गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। अपना एक एक व्यक्ति अपना सत्याग्रही बनेगा। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन? जवाहरलाल नेहरू रहे। फैक्ट है, याद रखिएगा। हालांकि 1940 में गांधी इंडिविजुअल सत्याग्रह चला ही रहे थे कि 1941 में एक नई घटना भारत के लिए होती है। वो है जापान देश का भारत की तरफ बढ़ना। जापान देश जब भारत की तरफ बढ़ने लगा तो गांधी को चिंता हुई, क्योंकि जापान भारत केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रिटेन भारत में है, वो ब्रिटेन से लड़ने आ रहा है।
लेकिन जापान ब्रिटेन लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? भारत का होगा। गांधी इस बात से नाराज है। गांधी ब्रिटेन से ये कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए। तब शायद हम आपका समर्थन करें। एक मिशन भेजा गया, क्रिप्स मिशन आप बोलते हैं उसे। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। लेकिन ये क्रिप्स मिशन तो वही बात कह रहा है जो हम बहुत पहले किया करते थे, डोमिनियन स्टेटस। जबकि 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की बात कर दी है और आज भी तुम हमें केवल अर्ध स्वराज देना चाहते हो। तो 1942 के क्रिप्स मिशन से गांधी बहुत नाराज हुए। गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि यह उत्तर दिनांकित चेक है। और गांधी ने यह भी कह दिया था कि मन करे तो जिस जहाज से क्रिप्स भाई साहब आए हैं उसी जहाज से पूरे ब्रिटेन वाले वापस चले जाएं। आज के आज चले जाओ आप भारत छोड़ करके, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि गांधी को यह पता है कि अगर जापान भारत में युद्ध करने आया है तो केवल इस वजह से ताकि ब्रिटेन वाले यहां पे हैं। तो गांधी चाहते हैं कि तुम ब्रिटेन वाले निकल जाओ यहां से। अगर इसकी कीमत हमें यह भी चुकानी पड़ेगी कि हम भुखमरी में आ जाएं तो हम उस विपदा को भी झेल लेंगे। हमारे यहां अराजकता फैल जाएगी तो हम उस विपत्ति से भी निपट लेंगे। हमारा देश अलोकतांत्रिक हो जाएगा, हम उस समस्या से भी निपटने को तैयार हैं, लेकिन आप चले जाइए। और इतने नाराज हैं गांधी कि जो अहिंसा की बात करते हैं वो आज थोड़े बहुत हिंसक हो चुके हैं, मारपीट की बात करने लगे। जापान का जो एडवांसमेंट है भारत की तरफ वो इनको और चिंतित कर देता है। इतना ज्यादा चिंतित कर देता है कि अगर आज कुछ नहीं किए तो जापान भारत पर आक्रमण कर देगा। इससे बढ़िया है कि हम ही ब्रिटेन पर क्यों ना दबाव डालने लगे कि भारत छोड़ दो अब तुम। 8 अगस्त 1942 गांधी ने बंबई अधिवेशन में, ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी, 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी और इसे ही आप अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। मतलब अब तुम भारत छोड़ दो, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से जापान इधर आ रहा है। हम इसका रिस्क नहीं लेंगे, तुम चले जाओ, दोनों लोग अपना जहां जाके लड़ना चाहे लड़ो, भारत हमारा सुरक्षित रहे। पहली बार गांधी ने यह भी कहा कि करो या मरो भारतीयों के लिए, डू और डाई। गांधी ने ही कहा था आइदर वी शैल फ्री इंडिया और वी शैल डाई इन दी अटेम्प्ट। या तो हम भारत को आजाद करवा लेंगे या तो भारत को आजाद करने के प्रयास में जान गंवा देंगे। वी शैल नॉट बी अलाइव टू सी आवर इंडिया इंस्लेव्ड। हम अपने भारत को गुलाम देखने के लिए पुनः जिंदा नहीं रहेंगे। डू और डाई, यह नारा दिया। हालांकि गांधी जैसे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आगे चलकर अन्य लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने मिलकर के इस आंदोलन को एक नई हाइट दी। एक समस्या से तो थोड़ी सी निजात मिली थी कि अंग्रेजों ने यह सोच लिया था कि अब भारत के लोग गुलाम नहीं रहेंगे और इनको आजादी चाहिए ही। ब्रिटेन में तख्ता पलट हुआ, ब्रिटेन में नई सरकार बनी, ब्रिटेन ने कहा हम भारत को आजाद कर देंगे 1948 तक। अब बड़ी समस्या बनी हमारे यहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में इस बात पे सहमति न बन पाना कि भारत अकेले या भारत या पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कहना है कि हमें भारत नहीं बल्कि एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। कई प्रयास हुए, CR फॉर्मूला आया, लियाकत पैक्ट हुआ,
लेकिन फिर भी बात सहमति पर नहीं आई। जब मुस्लिम लीग को इतना लगा कि विभाजन के बिना हम नहीं मानेंगे, यहां तक कि गांधी भी विभाजन के बड़े विरोधी हैं। गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर विभाजन होगा तो हमारी लाश पर होगा। लेकिन 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिवस, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाया गया और जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वहां पर हिंदुओं की हत्या कर दी गई। रिएक्शन भी हुआ, लेकिन इतनी हिंसा हुई कि वो गांधी जो ये प्रण लिए थे कि बंटवारा विभाजन हमारी लाश पर होगा, मृत्यु पर होगा, वो भी विचलित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं और विभाजन को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जब इनको इसी तरह आजादी चाहिए थी तो दे दो अलग देश, हमने कभी ऐसे देश की कल्पना नहीं करी थी। क्योंकि गांधी का हमेशा से विचार रहा है कि हम अपने देश की आजादी जितना पवित्र तरीके से, आजादी को जितना पवित्र मानते हैं, जितना नेक काम मानते हैं, हमारा साधन भी, हमारा उसको पाने का माध्यम भी नेक होना चाहिए। तो गांधी इस बात पे बात करते थे, लेकिन 16 अगस्त की इस घटना ने कहीं ना कहीं गांधी जी को विचलित किया और फाइनली भारत पाकिस्तान दो अलग देशों में विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली और 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिरला भवन, जिसे आज हम लोग गांधी स्मृति के नाम से जानते हैं, वहीं पर गोडसे के द्वारा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधी को मार दिया गया, गांधीवाद नहीं मरा, गांधी की विचारधाराएं नहीं मरी। और आज 153 वर्ष बीत चुका है गांधी के इस पृथ्वी पर आए। 153वां वर्ष है आज, 153वीं जयंती पे बात कर रहे हैं हम। गांधी के सिद्धांत आज भी मान्य हैं, कल भी थे और भविष्य में भी रहेंगे ही। एकमात्र भारत की ऐसी क्रांति है जो विश्व भर में पढ़ी जाती है, 200 सालों तक लड़ी गई और हिंसा सर्वाधिक कम हुई। 20 वर्ष की क्रांति अमेरिका की, और जहां पर रक्तपात बहुत ज्यादा हुआ। किंग मार्टिन लूथर जूनियर के बारे में आप पढ़ेंगे तो गांधी से ही प्रेरित होकर के उन्होंने नस्लवाद से लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला अफ्रीका, जिन्हें गांधी ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वो गांधी से प्रेरित रहे। बहुत सारे व्यक्तित्व गांधी से प्रेरणा लेते हैं और गांधी का रेलिवेंस हमेशा बना रहा। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको परीक्षा उपयोगी बहुत सारी बातें पता लगी होंगी और गांधी जी के बारे में बहुत सारे तथ्य आपने पढ़े होंगे। कोशिश मैंने की कि आपको गांधी जी के बारे में भी बताएं और साथ में आपका ये 1 घंटा परीक्षा उपयोगी भी हो जाए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।